विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। अब तक के वीडियो में हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा की रही थी और मगध के उत्कर्ष की चर्चा करते हुए हमने उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास, उसके उत्कर्ष के कारण और मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश के योगदान के बारे में जानकारी दी थी। आज हम चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष में शिशुनाग वंश और नंद वंश के योगदान की। तो देखिए, नागदासक 412 ईस्वी में नागदशक को हटा के हर्यक वंश का अंत करके शिशुनाग मगध का राजा बना था और शिशुनाग ने ही मगध में शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। उसी के नाम पर मगध के नए राजवंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी सरदार तथा वैशाली की ही एक वेश्या का पुत्र था। राजा बनने के बाद उसने गिरिव्रज को मगध की राजधानी बनाया। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया, यानी इसने मगध की दो राजधानी बनाई, गिरिव्रज को और वैशाली को। उससे पहले उदयन पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना चुका था, लेकिन अब शिशुनाग ने उसके स्थान पर गिरिव्रज और वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। पुरानी राजधानी राजगृह का गौरव, जो गिरिव्रज को ही राजगृह कहा जाता था, अब इसने पुरानी राजधानी का गौरव वापस लौटाया। जैसा कि बताया जा चुका है कि मगध और अवंती में सर्वसत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। अवंती ने भी वत्स राज्य को जीतकर अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। इधर मगध भी दिन प्रतिदिन शक्ति संपन्न होता जा रहा था, अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था। चंड प्रगोत के बाद अवंती में कोई योग्य राजा नहीं था। इस समय भी वहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। अवसर का लाभ उठाकर शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर दिया। अवंती का अंतिम शासक नंदीवर्धन अथवा अवंतीवर्धन परास्त हुआ। अवंती का राज्य मगध राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार अब मगध में काशी, अंग, वैशाली, अवंती, वत्स आदि महाजनपद विलीन हो गए। यानी कि शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर शिशुनाग का पुत्र 394 ईसा पूर्व में शासक बना और इसका नाम था कालाशोक। कालाशोक इतिहास में काकवर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसके शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई, जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में आयोजित करवाई गई। हर्षचरित में विदित होता है कि कालाशोक राजमहल षड्यंत्र का शिकार बनकर मारा गया। उसकी हत्या नगर के समीप उसके गले में छुरा भोंककर की गई थी, परंतु हत्यारा कौन था, उस प्रश्न पर यूनानी इतिहासकार कर्टियस से संकेत मिलता है। उसने लिखा है कि अग्रेमीस ओग्रे सैन्य का पिता एक नाई था जो अपने रूप के कारण राजा और रानी का प्रेमी हो गया था और उसी ने रानी की सहायता तथा अभिसंधि से राजा की हत्या कर डाली। उसके बाद वह उस मृत राजा के पुत्रों का कुछ समय तक अभिभावक बनकर शासन करता रहा।
अंत में उन्हें भी मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। विद्वानों की मान्यता है कि हर्षचरित का काकवण ही कर्टियस का वह राजा था जो धोखे से मारा गया। अब सवाल उठता है कि वह अग्रसैन्य कौन था। पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापद्म नंद था। बौद्ध ग्रंथों में उसे उग्रसेन कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि महापद्म नंद उग्रसेन ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। इसी का लड़का था अग्रसेन्य, यानी कि यूनानियों का अग्रमीज, जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, यानी कि घनानंद। इस प्रकार शिशुनाग वंश का पतन हुआ और मगध के सिंहासन पर एक नए राजवंश का अधिकार कायम हो गया और ये राजवंश था नंदवंश। अब देखिए हम नंदवंश की चर्चा करते हैं। 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद नामक व्यक्ति नंद वंश की स्थापना की मगध में। पुराणों में से महापद्मनंद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन इसको कहा गया है। यह नाई जाति का था। मगध के इतिहास में नंद साम्राज्य की स्थापना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार मगध साम्राज्य की सीमाएं गंगा की घाटी को पार कर सिंधु की घाटी में व्यास तक फैल जाती है। देश के कई छोटे छोटे राज्य मगध साम्राज्य में विलीन हो जाते हैं और एक छत्र सार्वभौम सत्ता की स्थापना का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस नंद वंश का संस्थापक पहले ही बता चुके हैं, महापद्म नंद नामक व्यक्ति था। वह निम्न वंशीय था। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। यूनानी लेखक भी जैन ग्रंथों की पुष्टि करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में उसे साधारण वंश का बताया गया है। केवल मुद्रा राक्षस और चाणक्य कथा नामक ग्रंथों में नंदों को क्षत्रिय बताया गया है, परंतु विद्वानों को इन परिवर्ती ग्रंथों का मत मान्य नहीं है। भागवत पुराण की टीका में लिखा है कि प्रथम नंदराज के पास 10 पद सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। इसी कारण उसका नाम महापद्म पड़ा। उग्रसेन शब्द भी इसकी विशाल सेना को स्पष्ट करता है। महापद्म एक विख्यात विजेता भी था। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार का काम पूरा किया। विष्णु पुराण में उसे महत्वाकांक्षी, महाशक्तिशाली और परशुराम के समान ही दूसरा संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। वस्तुतः महापद्म उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सार्वभौम राजा था, जिसने अपनी सैनिक प्रतिभा और नीति निपुणता से राजनीतिक एकता के आदर्श को प्राप्त किया। इस आदर्श की स्थापना वह अपनी विशाल सेना के सहारे ही कर सका था। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 अश्वारोही और 2,000 रथ तथा 3-4 हाथी थे। उसकी इस विशाल सेना की जानकारी मिलने के बाद ही विश्व विजेता सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से सर्वथा इनकार कर दिया था। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल और सुरसेन आदि क्षेत्रीय वंशों का उन्मूलन कर दिया था। इनमें काशी और मैथिल तो उसके पूर्ववर्ती मगध राजाओं ने जीते थे। शेष राज्यों को महापद्मनंद ने ही जीता होगा। जैन ग्रंथों, परिशिष्ट पर्वन और कलियुग राज वृतांत में महापद्म की सफलताओं का वृतांत मिलता है। कथा सरित सागर से विदित होता है कि अयोध्या यानी कौशल में नंद राज्य का शिविर लगा था, यानी कि महापद्म के समय में कौशल राज भी मगध में मिला लिया गया होगा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख द्वारा नंदराज द्वारा कलिंग विजय पर प्रकाश पड़ता है। यूनानी लेखकों के कथन से पता चलता है कि व्यास नदी के पाटलिपुत्र तक का क्षेत्र नंदों के अधिकार में था। डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि दक्षिण भारत के महाजनपद अशमक और उसके आसपास की भूमि पर भी महापद्म ने अधिकार कर लिया था। गोदावरी तट पर स्थित नौनंद, देहरा,
नामक नगर भी नंदों की सत्ता का संकेत करता है। जैन ग्रंथ स्थविरावली चरित्र के अनुसार नंदों के एक मंत्री कल्पक ने अपनी बुद्धि तथा नीति के द्वारा मगध साम्राज्य को समुद्र पर्यंत फैला दिया था। उपयुक्त साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में महापद्म एक राठ था। मत्स्य पुराण के अनुसार महापद्म ने 88 यानी 88 वर्ष तक शासन किया, परंतु यह भूल में लिख दिया गया है। 88 के स्थान पर अष्टविंशति 28 होना चाहिए, क्योंकि वायु पुराण में प्रथम नंद राजा का शासन 28 वर्ष का माना गया है। जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथ महावंश में सभी नंदों का शासनकाल 22 वर्ष ही माना गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार नंदों ने कुल 29 वर्ष तक राज्य किया। पुराणों के अनुसार महापद्म के बाद उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक शासन किया। इस प्रकार नंदों की शासन अवधि की सही जानकारी नहीं मिल पाती। उनका काल अवश्य ही अधिक रहा होगा। अब देखिए अंतिम नंद सम्राट। अधिकांश प्रमाणों के आधार पर नंदवंश में 9 राजा हुए थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 9 राजा 9 नंदहा 9 बाई 9 भातारी थे, परंतु पुराणों के अनुसार ये 9 नंद पिता पुत्र की परंपरा में थे। विष्णु पुराण में लिखा है कि महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र तस्य, अप्यष्टो, सुमाल्य आदि होंगे। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने स्वार्थ सिद्धि नामक एक अन्य नंद राजा का उल्लेख किया है, परंतु इस राजा की ऐतिहासिकता प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती। यूनानी लेखकों के विवरण से भी नंद राजाओं की 2 पीढ़ियों का ही उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार अंतिम नंद राजा का नाम घनानंद था। यही अंतिम सम्राट था। उसका नाम उसकी अतुल धन संपत्ता का घोतक है। इसी अंतिम नंद सम्राट को, जो सिकंदर महान का समकालीन था, यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। महावंश और उसकी टीका के अनुसार अंतिम नंद सम्राट का अंत महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 140 वर्ष बाद हुआ, अर्थात 326 अथवा 325 ईसा पूर्व के मध्य हुआ होगा। स्कंद पुराण के अनुसार 312 ईसा पूर्व तक नंदों का शासन कायम रहा था। नंदों की पीढ़ियों के बारे में काफ़ी मतभेद है, परंतु नंदों के विनाश के बारे में प्राय सभी प्रमाण एक मत हैं। उनके पतन का मुख्य कारण वह राज्य क्रांति थी जिसका नेतृत्व चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वस्तुतः यह एक विडंबना ही है कि उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने तथा मगध साम्राज्य को उन्नति की ओर ले जाने वाले नंद वंश के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। इसका मुख्य कारण शायद नंद वंश का शूद्र अथवा साधारण वंशी होना रहा होगा। तो हम देख चुके हैं कि मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ और मगध के उत्कर्ष में प्रारंभिक काल में किन किन राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके आगे हम मगध को और आगे ले जाते हुए उसके आगे के विकास की कहानी की चर्चा करेंगे, जिसमें नंद वंश के बाद का मगध का इतिहास क्या था, किस वंश की वजह से मगध का और अधिक विकास हुआ, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।